जन सुनवाई के अंदर हम आपको अलग अलग तरीके के पीड़ित पक्षों से मिलाते आए हैं। आज भी जन सुनवाई में एक पीड़ित पक्ष हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है साहब आपका? सर मेरा नाम है जयसाराम मूड। मैं दृष्टिबाधित दिव्यांग अभ्यर्थी हूँ और यहाँ अपनी पीड़ा लेकर के आया हूँ। और मैं केवल अपनी नहीं, हमारे पूरे समाज की पीड़ा को लेकर के आया हूँ सर। बीकानेर से आया हूँ सर। क्या पीड़ा है साहब? सर हमारी पीड़ा ये है, एक तो हमारे सर दृष्टिबाधित बेरोजगार युवा साथी जो स्नातक, स्नातकोत्तर और बीएड बीएसटीसी धारी है, तो उनके लिए 1996 से हमारा बैकलॉग बकाया है। एक सर हमारी मांग ये है कि वो बैकलॉग भरा जाए। दूसरी बात, राजस्थान में सर हमारी श्रुति लेखक के लिए यानी राइटर गाइडलाइन जो है, अलग अलग संस्थाएं अलग अलग नियम जारी करती हैं। तो मेरा निवेदन है सरकार से कि उसके लिए समान राइटर गाइडलाइन पूरे राजस्थान में एक गाइडलाइन होनी चाहिए। और उसके संबंध में मैं यहाँ पर कोशिश करूँगा कि मंत्री जी निर्देश जारी करें। तीसरी बात सर, मैं ये मांग ये लेकर आया हूँ कि दिव्यांगों को जो है रोडवेज की बसों में, केवल ब्लू लाइन बसों में मतलब पास अलाउ है, और वो भी जो नौकरी लग जाता है या फिर जो आयकर दाता है उनको नहीं अलाउ है। जबकि महिलाओं को, कोई भी श्रेणी के महिला हो, चाहे वो आयकर दाता हो नहीं हो, 50% सभी श्रेणी की बसों में मतलब कंस्ट्रक्शन दे है। तो मेरी भी मांग ये है कि हमारे को दिव्यांगता के आधार पर ये मांग जो सुविधा दी गई है, तो हमारे को सभी बसों में और सभी प्रकार के दिव्यांगों को ये सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। एक सर हमारे जो दृष्टिबाधित जो शिक्षक साथी हैं 3rd ग्रेड के, कोई जैसे एक लड़की है भरतपुर की है, जैसलमेर लगी हुई है, एक जयपुर की है वो बाड़मेर लगी हुई है, एक जो जयपुर की है जोधपुर लगी हुई है। इस प्रकार के 30-40 केस मेरे पास हैं जो कि मतलब 200 से लेके 500 किलोमीटर दूर लगे हुए हैं। तो सर उनको वहाँ पर गाड़ियों में इतनी परेशानी होती है कि हद से ज़्यादा। तो मैं चाहता हूँ कि सरकार एक उनका तबादला करे। दूसरी बात, एक हमारे पदोन्नति में जो आरक्षण है वो ठीक से लागू होना चाहिए। और सर इसके अलावा एक हमारी मांग ये है सबसे बड़ी कि बीकानेर में ब्लाइंड स्कूल चलता है, 12वीं क्लास तक है, वहाँ 93 स्टूडेंट हैं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से हॉस्टल में केवल 25 ही बच्चों को अलाउ किया जा रहा है। तो हम ये मांग कर रहे हैं कि जब जो बचे हुए 68 बच्चे कहाँ जाएंगे, तो उन बच्चों के लिए वहाँ पर सीटों की संख्या 100 की जाए। उस विद्यालय में 30 बालिकाएं भी पढ़ती है, लेकिन बालिकाओं के लिए छात्रावास नहीं है। इसलिए मैं बालिकाओं के लिए छात्रावास स्वीकृत करवाने के लिए यहाँ पे प्रयास कर रहा हूँ। मैंने उप मुख्यमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी की जन सुनवाई में भी इस प्रकार की मांग रखी है, और आज मैं बीजेपी कार्यालय में अपनी मांगों को लेकर के आया हूँ। और मुझे उम्मीद है कि आप जैसे मीडिया सक्रियता के साथ हमारी मांग को उठाएंगे तो निश्चय ही हमारी मांग पूरी होगी। मैं मीडिया का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। तो साहब आप ये सुन रहे थे, इनकी मांगे जो हैं वो इनकी कोई लंबी चौड़ी मांगे नहीं है। इनकी मांग केवल इतनी सी है कि हमको रोडवेज की बसों में हमें भी पास दे दो। इनकी मांग है कि जो हम परीक्षा देने जाते हैं उसमें हमारे साथ जो परीक्षा दिलवाने वाला दोस्त होता है, मित्र होता है, जो भी इनका टेक्निकल वर्ड जो होता है, उसकी गाइडलाइन एक जैसी कर दो जिससे परीक्षा हम भी दे सकें। यानी कि ये अपने जीवन में संघर्ष करते हुए केवल और केवल अधिकार मांग रहे हैं जीने का। यहाँ पे देखिए, एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, जो हम शुक्रवार से बात कर रहे हैं जन सुनवाई के दौरान, जैसा कि इन्होंने कहा, ये जो हमारे दृष्टिहीन भाई हमारे साथ हैं, इन्होंने कहा कि यहाँ पे मैं मंत्री जी के पास अपनी सुनवाई लेके आया हूँ। अब इनको इस बात का अंदाजा नहीं है कि अंदर जो बैठे हैं वो मंत्री नहीं है, वो केवल राज्यसभा सांसद हैं। सर मुझे इनका तो पता है, मैं उनके बंगले पर गया था। बंगले पे भी होया जी, मैं उप मुख्यमंत्री जी के बंगले पर गया, मुख्यमंत्री जी के आवास पर भी मैं गया। शिक्षा हो गई, मुख्यमंत्री जी से नहीं हुई, उप मुख्यमंत्री जी बैरवा जी से मेरी मुलाकात हुई है। शिक्षा मंत्री जी के मैं बंगले पर गया, लेकिन वहाँ पर भी शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात हुई नहीं। और वो सर शिक्षकों का जो इतना गंभीर विषय है कि मैं ये चाहता हूँ कि मैं किसी भी हालत में एक बार शिक्षा मंत्री जी से मेरी मुलाकात हो जाए तो मैं उस विषय को रखूँ। और सरकार के लिए सर ये इतना बड़ा काम नहीं है, क्योंकि दिव्यांगों के लिए कोई प्रतिबंध नहीं होता ट्रांसफ़र का। तो उस ट्रांसफ़र के प्रतिबंध को जो सामान्य लोगों पर है उसको दिव्यांगों पर सरकार थोपना बंद करे और दिव्यांगों का तत्काल ट्रांसफ़र करे, क्योंकि दिव्यांग इतने परेशान हो रहे हैं पिछले 4-5 सालों से। अब भरतपुर का बंदा जैसलमेर बैठा है, उसको ना तो वहाँ की भाषा समझ आती है, ना कि वहाँ का एनवायरनमेंट रहे कैसे, वहाँ पे काम कैसे रहेगा, अकेला ब्लाइंड कैसे आदमी रहेगा। और सर लोग कमरा जो है वो किराए पर नहीं देते गाँव के लोग, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि इस ब्लाइंड को अगर कमरा किराया दे दिया तो सारी सेवा हमारे को करनी पड़ेगी। हाँ ठीक बात है। तो आप सुन रहे हैं इनकी समस्याएं। यहाँ पे मेन समस्या ये है कि अगर मंत्री बैठे होते तो ये सीधी अपनी बात मंत्री तक रख सकते थे। अब यहाँ भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में ये जन सुनवाई की जा रही है, एप्लीकेशन इकट्ठी की जा रही है, ठप्पा लगाया जा रहा है, नंबर दिए जा रहे हैं। यहाँ से ये भेजी जाएंगी संबंधित मंत्रालयों में, मंत्रालयों से वहाँ भेजी जाएंगी अधिकारियों को। तो आप लगा सकते हैं कि प्रोसेस जो है वो कितना बढ़ जाता है कि अगर मंत्री यहाँ मौजूद होते तो सीधे निर्देश दिए जा सकते थे। हमारे साथ में यहाँ एक फौजी भाई और है, इनसे पूछते हैं क्या कह रहे हैं। हाँ जी साहब, मैं सेना से 2000
2013 में रिटायर हुआ था। मैं रिटायर होने के बाद में जो भी पैसे मिले वो पैसे मिले और मैं गांव की ज़मीन बेच के भी मैंने गांव रूपपुरा तहसील कोटी में ज़मीन ली। उसमें भूमाफिया ने अतिक्रमण कर लिया। मैं हर कलेक्टर को 2 लेटर दे चुका, एसडीएम से पत्थरगढ़ी का आदेश करा चुका, मैं तहसीलदार कोटरी को भी लेटर दे चुका, मैं मुख्य सचिव सिद्धार्थ पंत को भी दे चुका, पर मेरी कोई नहीं सुना रही है। कब हो गया कब्जा कब हुआ? ये कब्जा साहब मेरी माता जी 2017 में लेकर उपस्थित शांत हुई, उसके बाद में जाके देखा तो 2017 में किया। और जाजपुर का एमएलए गोपीचंद मीणा वो उन भूमाफिया के और गुंडों के साथ है। मेरी कोई सुनने की दर की ठोकर खा रहा हूँ, मेरी फौजी कोई सुनाई नहीं हो रही है। और बीजेपी कार्यालय में मैं हर मंत्री से सबसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मैं सेना में 30 साल कमाए, वो भी दे दिया, गांव की ज़मीन भी दे दी, पर मेरी कोई सुनाई नहीं हुई। तहसीलदार है उनको एप्लीकेशन दे दिया, एसडीएम को पत्थरगढ़ी का आदेश कर लिया, पटवारी वो बता नहीं है, मेरी ज़मीन सब कोई नहीं दे रहा। मैं दर की ठोकर आज 10 साल हो गए खा रहा हूँ, मेरी कोई सुनाई नहीं हो। अंदर मुलाकात हो गई क्या? अंदर मुलाकात के लिए बाहर मेरे को धक्का मार के बाहर निकाल देते हैं, मेरी कोई सुनाई नहीं हो रही है। और मैं बार नंबर आएगा, आप चले जाना, सुनवाई हो जाएगी। तो मेरे नंबर कब आएगा ये पता नहीं, मैं खड़ा होगा। मैं कलेक्टर तो इतने लोग हैं, नंबर तो आ जाएगा। सापरा कलेक्टर महोदय साहब ये 2 बार मैं जाकर रिटर्न में दे दिया, सिद्धार्थ शर्मा पंत महोदय साहब को, मुख्य सचिव को 2 दफा एप्लीकेशन और जन सुनवाई में जाके आ गया, पर मेरे कोई समस्या का हल नहीं हुआ। तो श्रीमान मैं मीडिया प्रेमी से ये कहता हूँ मेरी फौजी की मदद की जाए और मेरी जो ज़मीन है 30 साल की वो मेरे दिलाई जानी जाए। धन्यवाद। नंबर आपका आ जाएगा। हाँ भैया, क्या कह रहे हो, क्या नाम है? कपिल शर्मा। कपिल शर्मा काम को छो नहीं रहे, आम जनता के लूटपाट कर रहे हैं। फैजल लाल जी सीधे आदमी हैं, मंत्री मिनिस्टर बैठे हैं संग, ऐसे ही उन्होंने चुनाव से पहले किया। चुनावों में सब पदाधिकारियों ने पैसा खाया, पूरी 11 सीटें निपटा दी, और ऐसे ही अब सरकार बनने के बाद हो रहा है। आम जनता त्रस्त है, कोई काम नहीं हो रहे हैं, आम जनता के दलाल मौज मारने में पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक फौजी ने भी अपनी पीड़ा बता दी। फौजी वो जो देश की 1 इंच ज़मीन इधर से उधर ना हो जाए, दुश्मन उस पर कब्जा ना कर ले, इसके लिए अपनी जान की बाजी तक लगा देता है। पर यहाँ स्थिति ये है कि इस फौजी की ही ज़मीन पे कब्जा हो गया है, अधिकारी सुनवाई करने को तैयार नहीं है। जन सुनवाई के लिए आए हैं, आस है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता इनकी बात सुनेंगे और सरकार तक पहुंचाएंगे और जो इनकी उम्मीद है उसको पूरा करेंगे। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।